हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्वित आईएएस। गर्वित आईएएस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17 जनवरी 2017 के करंट अफेयर्स की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसकी हम क्यों बात कर रहे हैं? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में इसके बारे में दिया गया था, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने कुछ समय पहले एक समिति बनाई थी, संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति। उस समिति की प्रथम बैठक थी और इस बैठक में वो बोल रहे थे। तो ये सब हमारे काम का नहीं है, बस ये है कि उन्होंने क्या क्या बोला। तो एक तो जो उन्होंने बात कही ये हमारे काम की है, और इसके बाद में उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में कहा, उसको देखेंगे। तो इसको देख लेते हैं। पहले उन्होंने क्या कहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अधिकांश नीति योजनाएँ तथा गतिविधियाँ भारत के किसानों एवं आम जनता से संबंध रखती हैं। ठीक, इसलिए भी हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम संघ सरकार के कामकाज में और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित नीति योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग करें, और जहां हिंदी नहीं बोली जाती है वहां उनकी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करें। तो इन्होंने कहा कि इनके मंत्रालय की जितनी योजनाएं होती हैं वो आम आदमी, आम जनता, किसानों से संबंधित होती हैं, इसलिए सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाए। तो ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। दरअसल कोई नीति योजना आप बनाते हो तो जिसके लिए बना रहे हो, अगर इंग्लिश में ही उसको प्रचारित करते हो तो वो उसकी समझ में नहीं आती। और हमारे यहाँ जो बड़ी समस्या है वो यही है कि नीतियाँ अच्छी हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं है। तो उसके लिए एक कारण ये भी है कि जिस ग्रुप के लिए वो योजनाएं बनती हैं वो ग्रुप उन योजनाओं को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाता है, और बाकी लोग जो हैं उसका लाभ उठाते हैं। तो एक ये बात इन्होंने यहाँ कही थी। दूसरी जो इन्होंने कहा, जो अधिकारी थे उन्होंने कृषि मंत्री को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जो उत्पादन लक्ष्य थे उनके बारे में बताया कि वो लक्ष्य पूरे हुए या नहीं हुए, और जो भी उपलब्धियां थी उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो ये प्रीलिम्स में हमारे काम का हो सकता है, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है? 2007-08 में इसकी शुरुआत हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो दोनों बात आप ध्यान रख लेना कि 2007-08 में शुरू हुआ था। हो सकता लाइन ऐसी आ जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 में शुरू किया गया था। जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उनकी यूपीएससी तिथि भी पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखना। या कि इसकी ये याद रख लेना कि इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादन को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत होने तक, यानी कि 2011-12 तक 20 मिलियन टन तक बढ़ा देना। खाद्यान्न उत्पादन को 20 मिलियन टन बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य था। खाद्यान्न उत्पादन में कैसे कैसे? तो उन्होंने दिया है चावल, इसके उत्पादन को 10 मिलियन टन बढ़ाना था। गेहूँ, इसको 8 मिलियन टन, और दलहन को 2 मिलियन टन। 20 मिलियन टन हमको बढ़ाना था, जिसमें 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूँ और 2 मिलियन टन दलहन। तो ये आप ध्यान रख लेना। उन्होंने बताया कि 20 मिलियन टन का लक्ष्य था, लेकिन उसको 42 मिलियन टन अधिक उपजाया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको आप ध्यान रखना। और इस उपलब्धि को देखते हुए उन्होंने बताया कि इस मिशन को 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी चालू रखा गया है, और अब जो इसके उत्पादन के लक्ष्य हैं उनको थोड़ा बदला गया है। चावल का वही रहने दिया गया है 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन, दलहन का 4 मिलियन टन, और इसमें मोटे अनाज को भी जोड़ दिया गया है 3 मिलियन टन, और कुल लक्ष्य रख लिया गया है 25 मिलियन टन का। तो ये आप ध्यान रखना कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी लागू किया गया है। 11वीं में जब 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था तब इसका लक्ष्य था 20 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन करना, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 25 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन करना। और प्रीलिम्स में क्या काम आ सकता है ये कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 5 घटक हैं। चावल आप देख रहे हो कि 10 मिलियन टन इसको ज़्यादा उपजाया जाना है। गेहूँ 8 मिलियन टन, इनको ऐसे बोला गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर राइस, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर व्हीट। तो ऐसे आप ध्यान रखना। दलहन के लिए, जिसमें रबी ग्रीष्म के दौरान दलहन का अतिरिक्त कवरेज शामिल है। मोटे अनाज के लिए और वाणिज्यिक फसलों के लिए। बाकी दूसरी न्यूज़ कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ऑक्सफैम, इसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। जो आप इकोनॉमिक्स का कोई जो आपका जीएस थर्ड पेपर है उसमें कोई भी आंसर मेंस में लिख रहे हैं, जीएस थर्ड पेपर के इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गरीबी पे कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
या इंटरनल सिक्योरिटी में विकास और बढ़ते उग्रवाद के बीच में कोई संबंध लिख रहे हैं आप, तो कैसे असमान विकास उग्रवाद को बढ़ावा देता है, उसमें आप इन आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं क्या आंकड़े हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की 58% संपत्ति देश के 1% अमीरों के पास है। इसमें ये लाइन आपके लिए गोल्डन लाइन हो सकती है आगे वाली, इसको आप मतलब कोई ऐसे लिख रहे हैं या ये जो अभी सब बताया इनमें कोई आंसर लिख रहे हैं तब इसका यूज़ कर सकते हैं। भारत में अमीरों और गरीबों के बीच संतुलन दुनिया के औसत से भी ज़्यादा है। दुनिया में शीर्ष 1% अमीरों के पास औसतन 50% संपत्ति है, जबकि भारत में ये 58% है। मतलब हमारे यहाँ जो दुनिया का औसत असंतुलन है गरीबों और अमीरों के बीच में, उससे भी ज़्यादा असंतुलन भारत में पाया जाता है। तो ये लाइन आपके काम आ सकती है। और एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी इन आंकड़ों का प्रयोग करें तब आप ये ज़रूर लिख दें कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ऑक्सफैम के अनुसार, मतलब चूँकि कई तरह की संस्थाएं इन आंकड़ों को जारी करती हैं, तो आप इस संस्था का नाम ज़रूर लिखेंगे कि इस संस्था के अनुसार। और एक ये काम का था कि एन इकोनॉमी फॉर द 99% रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली अर्थव्यवस्था की बजाय एक मानवीय अर्थव्यवस्था बनाई जाए। अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 1% लोगों के पास पूरी अर्थव्यवस्था का 58% पैसा हो। तो उसको बदलने की बात इन्होंने कही। और चौंकाने वाले तथ्य ये हैं कि इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। ये जो अंतराल है, ये जो गैप है, ये बढ़ता चला जा रहा है। कैसे कि जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। इसमें लिखा था कि 10% अमीर लोगों की आय में 15% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ नोटबंदी के प्रभाव से संबंधित थी। एसोचैम ने इस पर शोध किया और बताया कि नोटबंदी से भले ही नकदी में मौजूद कालाधन समाप्त हो जाए, मगर इससे गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति जैसे सोना और रियल एस्टेट पर ज़्यादा असर नहीं होगा। जिन लोगों ने अपनी ब्लैक मनी को नगद में रखा हुआ था उन पे तो फ़र्क पड़ा, लेकिन जिन्होंने इस ब्लैक मनी से संपत्ति, सोना, रियल एस्टेट खरीद रखा था उन पर इसका कोई अधिक फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे भविष्य के काले धन पर रोक नहीं लग पाती। मतलब कुछ ऐसे स्टेप नहीं लिए गए हैं जिससे ये कहा जा सके कि अब फ्यूचर में काला धन जनरेट नहीं होगा। इसके लिए इन्होंने कुछ उपाय दिए थे कि आगे काला धन ना पैदा हो, इसके लिए ज़मीनी लेन देन पर स्टैम्प ड्यूटी जो है उसको कम किया जाए। रियल एस्टेट के इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन जैसे सुधार लाए जाएँ। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जब ये होगा तो इसमें जो ब्लैक मनी जनरेशन कम होगा। एक जो काम की लाइन थी वो ये थी कि इन्होंने बोला काले धन को सफ़ेद धन से अलग करना बेहद मुश्किल है। बेहद मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसकी पहचान बदलती रहती है। आप कह नहीं सकते कि कब कोई ब्लैक मनी वाइट मनी बन जाएगी या कब कोई वाइट मनी ब्लैक मनी बन जाएगी। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का कोई सामान ख़रीदा और उस सामान को, ये 50,000 रुपये आपके वाइट मनी के हैं और ये 50,000 रुपये आपने सामान ख़रीदा किसी दुकानदार से, और ये जो शॉपकीपर हैं ये उस पर टैक्स नहीं देते हैं, तो ये जो वाइट मनी थी ये ब्लैक मनी बन गई। तो इनकी पहचान बदलती रहती है। बाकी इसमें कुछ काम का नहीं था। कुछ छोटी छोटी न्यूज़ थी, जैसे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के ऑनलाइन शोषण और उत्पीड़न से निपटने के लिए कुछ राष्ट्रीय व्यवस्था करेगा। अब वो किस तरह की व्यवस्था होगी वो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे देख लेंगे। सरकार ने कहा है कि ऐसी वेबसाइटें बंद करने की व्यवस्था पर काम कर रही है जिनमें बच्चों से जुड़ी अश्लील चीज़ें दिखाई जाती हैं। इस तरह की वेबसाइट्स को बंद किया जाएगा। और बाकी इसमें कुछ काम का नहीं था। एक छोटी सी न्यूज़ विश्व आर्थिक मंच से संबंधित थी। इसकी बैठक होनी है दावोस में, जहां विश्व अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। तो जिस कोई बड़े इशू पे चर्चा की जाती है तो न्यूज़पेपर में आएगा, वो बता दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला आ गया। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में पार्टी का नाम यानी कि समाजवादी पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह साइकिल दोनों यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिया है। और इसमें यह भी था प्रीलिम्स के हिसाब से क्या काम का है कि एक तो अगर इस तरह का कोई विवाद होता है तो उसको कौन देखता है, नंबर 1 आप ध्यान रखेंगे चुनाव आयोग। दूसरा, निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, नहीं की जा सकती, तो यह सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। फैसला कैसे कैसे हुआ तो पूरी प्रक्रिया आपने देखी कि जो इनके विधायक और सांसद थे उन सबके इन्होंने बहुमत, उनके हस्ताक्षर और चुनाव आयोग को भेजे और बहुमत किसके पक्ष में है इसके आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं 18 जनवरी के करंट अफेयर्स में। कविता से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।